चलो आज खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देर इज नो थियरी टू बी डिस्कस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन अभी नॉर्मल रहेंगे, देन विल स्टार्ट विद व्हाट इन विद द रिवर्सल वाला पार्ट, ठीक है। नाउ सी फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ अधिराज लिमिटेड। तो हमको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब मतलब ये खाली पीएनएल नहीं है, इसमें ट्रेडिंग भी है और पीएनएल भी है, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो गिवन व्हाट गिवन द बैलेंस शीट, राइट। ओके नाउ अभी यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर का जो डिटेल्स है, इसमें से अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सीओजीएस, इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट सीओजीएस, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट सीओजीएस, तो उसके दो तरीके हैं। पहला सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वी कैन कैलकुलेट द सीओजीएस, और वी कैन टेक व्हाट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके भी क्या मिल जाएगा अपने को सीओजीएस, ठीक है। चलो देन इफ यू लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बाइफर्केशन के अंदर देखो क्या दिया है, वी आर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब ये तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट में इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इन अ पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन वी आर गिवन इंटरेस्ट ऑन व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि ये लोन कौन सा है, राइट। सो इफ यू लुक एट दी व्हाट लुक एट द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये जो लोन तुमको दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। एंड इट इज पेएबल विद इन विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो अभी ये जो शॉर्ट टर्म लोन है उसका ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। सो इज दिस अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड और इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो ये तुम्हारा किधर चला जाएगा मालूम है, इन फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद में डिबेंचर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो डिबेंचर का जो अमाउंट है लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन व्हाट इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है। याद है तुम लोग को इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है। फिर ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कौन सा इंटरेस्ट माइनस होएगा, खाली ये वाला इंटरेस्ट, मतलब कौन सा वाला, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। चलो देन वी आर गिवन प्रोविजन फॉर व्हाट प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स वाला अमाउंट है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो तुमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स, ठीक है। ओके देन व्हेन यू लुक एट द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वी आर हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों फिक्स एसेट है। गुडविल, पेटेंट्स, व्हीकल्स, ये तीनों भी क्या है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। देन वी आर हैविंग स्टॉक, डेटर्स एंड व्हाट एंड बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों कौन से एसेट है, करंट एसेट, राइट। अच्छा उसके बाद में लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट शेयर होल्डर्स फंड। रिजर्व फंड शेयर होल्डर्स फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। 8% डिबेंचर्स बोरोड फंड, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स आल्सो करंट लायबिलिटी, ठीक है। देन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी आर सपोज टू कैलकुलेट ओनली 10 रेशियोज, ठीक है। तो ये सारे रेशियोज अपने को कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब कौन सा रेशियो पूछा है, फॉर्मूला बोलो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, पूरा रिवाइज किया ना तुम लोग ने, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी, ठीक है। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सेल्स आएगा कि सीओजीएस आएगा, सीओजीएस, मतलब पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा, सीओजीएस, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द सीओजीएस हियर, यस, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सीओजीएस। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। उसके बाद में तुमको दिया हुआ है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, बोलो फॉर्मूला, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे परचेज का वैल्यू अवेलेबल है, चेक करो जरा, यस, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बोला रहेगा एफएम में, तो जो भी परचेज या सेल्स दिखेगा दैट विल बी क्रेडिट, ठीक है। अगर कैश रहेगा तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, ओके। चलो फिर नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
हाँ, सो इट इज ईबीआईटी अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुमको बोला नहीं है प्री टैक्स लेना है कि पोस्ट टैक्स लेना है ठीक है, तो तुमको चाहिए तो तुम दोनों भी ले सकते हो राइट। अच्छा, लेकिन उसके अंदर क्या तुम्हारे पास टैक्स रेट अवेलेबल है क्या? नहीं, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये भी हो जाएगा। देन देर इज स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर आता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, सीओजीएस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, ठीक है। चलो, देन रिटर्न ऑन असेट्स बोला है खाली ठीक है, तो रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन टोटल एसेट? पहला वाला फॉर्मूला क्या था एनपैट अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स इनटू 100, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। अच्छा, यहाँ पे जब भी मैं अगर एवरेज नहीं बोलता हूँ तो उसका मतलब एवरेज है उधर है, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर एवरेज कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है तो क्या करने का, मतलब जो दिया है वो रहेगा कि जो दिया है वो एवरेज ही है? मतलब देखो, एवरेज के लिए हम लोग करते क्या है, एवरेज के लिए वी आर टेकिंग वर्ड ओपनिंग प्लस क्या करते हैं, क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सपोज अगर तुमको क्लोजिंग दिया हुआ यहाँ पे 4 लाख रुपीस का, लेकिन ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, सो व्हाट इज नॉट गिवन, ओपनिंग, राइट। सो जीरो लेके करेंगे, नहीं है जीरो लेके नहीं, क्योंकि बिजनेस तो चल रहा है, मतलब ओपनिंग में एसेट्स रहेंगे, तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ओपनिंग का, ठीक है। सो वी हैव टू ट्रीट क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग। सपोज अगर हम लोग ओपनिंग भी 4 lakhs लेते हैं, ओपनिंग इज ऑल्सो व्हाट 4 lakhs, इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 2 एवरेज विल बी 4 lakhs। सो अगर ओपनिंग नहीं दिया है तो जो एवरेज रहेगा दैट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग, ठीक है। इस तरीके से अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ओके चलो, फिर नेक्स्ट है PER। व्हाट इज PER? मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस अर्निंग रेशियो? इट इज MPS अपॉन EPS। तो क्या EPS दिया है कि वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा? वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट द EPS? एनपैड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, उससे क्या मिल जाएगा, पहले EPS, फिर MPS डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, EPS, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। चलो, एक खाली मैं तुमको यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। वी विल फर्स्ट प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, विल फर्स्ट प्रिपेयर व्हाट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में, सो दैट बहुत सारा वर्किंग नहीं अपने को करना पड़ेगा ठीक है। सो गिव द हेडिंग एज क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। हाँ हाँ, तुमको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, टेंशन मत लो, जितना रिवर्स क्वेश्चन चालू होने दो इतना सारा काम आएगा ना। तुम्हें एक स्केल चाहिए हाँ, अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, खाली वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना के दे रहा हूँ, देन ऑल द रेशियोज यू विल बी कैलकुलेटिंग, ठीक है। जैन वाले तुम्हारे साथ बैठ रहे क्या लॉ में, लॉ और SM? हाँ, ऑडिट भी बैठेंगे, अपना भी एक चैप्टर बैठेंगे वो लोग, उनका पूरा हो गया, एक ही चैप्टर बाकी है खाली, वर्किंग कैपिटल, तो वो भी एक चैप्टर बैठना पड़ेगा उनको। तो हमको थोड़ा सा डिविएट होना पड़ेगा एक्चुअली में, मतलब पहले मैं लीवरेज स्टार्ट करने वाला था, अभी लीवरेज की जगह पे आफ्टर दिस टॉपिक विल स्टार्ट विद वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वो लोग का भी मर्जिंग हो जाएगा, फिर तुम्हारा लीवरेज से अपन आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट चलो, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई बाइफर्केशन है क्या, कैश क्रेडिट ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं, तो विल स्ट्रेट अवे राइट व्हाट, यू नो, राइट सेल्स। तो सेल्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा, अमाउंट इज 4,50,000,
सेल्स में से क्या माइनस होएगा? COGS। ये वर्किंग है तो हम COGS लिख सकते हैं। चलो COGS हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो विल हैव टू स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक. So what is the value of opening stock? We have 20,000. ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेजेस. सो परचेजेस आएगा 2 lakhs. इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग? वेजेस. वेजेस का अमाउंट कितना है भाई? 50,000. फिर इधर फैक्ट्री एक्सपेंसेस. टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, तुमको समझा कुछ? हाँ ये है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है, बरोबर है. तो एक्चुअली अगर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या दिया हुआ होना चाहिए था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है. सो टेक्निकल इट इज रॉन्ग, लेकिन ऐसा कुछ लिख के नहीं आना एग्जाम में कि ये क्वेश्चन गलत है, हम सॉल्व नहीं करेंगे. जो दिया रहेगा चुपचाप से ले लेना, ठीक है. सो इट इज क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिडक्टेड. चलो इसका नेट बताओ. $260,000. हम ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बदल जाएगा क्या? ठीक है, वो बदल गया तो तुम्हारा आइटम बदल जाएगा. हाँ, सो बदलना नहीं चाहिए. इट हैज टू रिमेन व्हाट इन रिमेन सेम, ठीक है. सो व्हाट इज दिस अमाउंट विल बी गेटिंग इज 1,90,000. चलो अभी P&L अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है जिसका हम लोग यहाँ पे बाइफर्केशन कर सकते हैं. दैट मीन्स देयर आर नो अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है. तो उसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से डिडक्ट करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. What is the amount of administrative expenses? 55,000. फिर आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस. So what is the amount of selling expenses? 40,000. फिर आएगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन. So what is the amount of interest on loan we have? 5,000. So this is 1 lakh. So this will be EBIT. So what is EBIT? 90,000. हम ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें EBIT का अमाउंट चाहिए था, ठीक है. तो EBIT का अमाउंट जो है तुम्हारा जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उसके अंदर से नहीं मिलेगा. दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम व्हाट यू नो फ्रॉम वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है. इसके लिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. फिर EBIT में से क्या उड़ाओगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. चलो डिबेंचर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 8,000. So what we will be getting after this is EBT. चलो अभी यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स तो है नहीं, तो EBT इज इक्वल टू NPBT, ठीक है. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इधर स्लैश करके लिख दो. So this will be 88,000. Sorry, 82. चलो इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स. So it will be provision for what you know for tax. So what is the amount of provision for tax? 20,000. क्या हमारा NPAT चेंज हो जाएगा क्या? नहीं. So what is NPAT in the question? 62. हमने इसको कन्वर्ट किया, स्टिल अवर NPAT remains same. So our NPAT is 62,000.
चलो, इनकम स्टेटमेंट का सारा वर्किंग यहाँ पे हो गया है। अभी बैलेंस शीट के अंदर से जो भी वर्किंग रहेगा, ये जब भी तुम लोग रेशियो का कैलकुलेशन करोगे उसके अंदर वो तुम लोग को उसका कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने कल किया था इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। अभी कुछ भी हेल्प चाहिए रहेगा तो यू कैन आस्क। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम होने वाला है क्वेश्चन में, आई थिंक वर्किंग कैपिटल जो है ना नेगेटिव आएगा। ये एसी वापस बंद कर दिया तुम लोग ने, करना चालू। जिसको भी ठंडी लग रहा है इधर आके क्वेश्चन रीड करो, सिर्फ रीड करो, एक्सप्लेन भी मत करो, सिर्फ रीड करो क्वेश्चन। हाँ, एकदम मस्त, बॉडी टेम्परेचर सब बरोबर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। मतलब खुद कैलकुलेट करके फिर वो फॉर्मूला में डाल के, ऐसा नहीं है। यू टू शो ऑल द कैलकुलेशंस। डायरेक्ट लुक भी हम लोग उसको शो कर सकते हैं। फिर अगर तुमको करंट एसेट कैलकुलेट करना है तो स्टॉक ऐड, ये उसको ऐड बैक कर देना। हाँ चलेगा चलेगा। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को सिर्फ ये करना है, डिस्कस करना है बिफोर यू मेक एनी मिस्टेक। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला? COGS upon average stock. Is it possible to calculate the average stock in the question? Yes, it is. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, तो वो एक चीज का ध्यान रखना, जिधर जिधर एवरेज पॉसिबल है उधर उधर एवरेज यूज करना है। ठीक है, अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कहां से मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में से। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू अवेलेबल है, तो उसका एवरेज करना है तुमको। हाँ, ये स्ट्राइक हुआ था। मतलब समझा नहीं बेटा, कौन सा वाला बोल? फर्स्ट वाले में उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देने का और 1:1 में लेके आने का, प्योर रेशियो को पॉइंट में लेके आने का। अरे तुम्हारे पास कैलकुलेटर है ना, तो डायरेक्टली डिवाइड कर देने का। एवरेज क्रेडिटर्स जब भी कैलकुलेट करोगे तो खाली क्रेडिटर्स आएगा कि बिल्स पेबल भी आएगा? बिल्स पेबल भी आएगा, तो ओपनिंग नहीं है लेकिन खाली क्लोजिंग है। हाँ ऑब्वियसली, ये तो मैंने स्टार्टिंग से बताया सब। गड़बड़ किया? किसको? माइनस? एवरेज स्टॉक कैसे माइनस में आएगा? अरे बेटा
अरे ओपनिंग स्टॉक कितना है रे? 20,000 है, प्लस 80 है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है. All the turnover ratios in times. Yes, all turnover. जितने भी टर्नओवर रेशियोज है वो सारे टाइम्स वाले हैं. कवरेज रेशियोज जो है वो भी टाइम्स वाले हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में प्राइस अर्निंग रेशियो वाज इन टाइम्स. मतलब समझा नहीं. डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज. एवरेज में ओपनिंग में कुछ भी नहीं है बेटा, और क्लोजिंग में डेटर्स भी होएगा और बिल्स रिसीवेबल भी रहेगा, दोनों का एडिशन लेना पड़ेगा. हाँ दोनों दोनों दोनों. हाँ तू कुछ पूछ रहा था, उसको बोला, वो कुछ पूछ रहा था. यू आर आस्किंग समथिंग. वही था. देखो एवरेज डेटर्स के लिए यू शुड हैव ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल. अभी ओपनिंग तो कुछ है नहीं. ठीक है. सो क्लोजिंग बिकम्स अ एवरेज. हाँ हाँ होएगा तो डिवाइड बाय 2 करेगा. चलो काव्या समझा. क्या क्या बेटा? ओपनिंग बोल रहा है तू? हाँ. नहीं नहीं ऐसा नहीं. अभी देखो क्रेडिटर्स का वैल्यू क्लोजिंग में कितना है? 140 है. तो 1,40,000 क्लोजिंग है, लेकिन ओपनिंग तेरे पास क्रेडिटर्स है क्या? नहीं है. तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम. हाँ हाँ क्रेडिट पूरा. आंसर्स बताओ चलो. रिटर्न ऑन एसेट्स का तीनों फॉर्मूला आएगा. ऑल ऑल द 3 फॉर्मूलाज. बोलो चलो एसिड टेस्ट रेशियो का आंसर दो. सॉरी 0.33:1. ठीक है. फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.83:1. स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5.2 टाइम्स. टाइम्स याद रखना ही है. डेटर्स टर्नओवर रेशियो में तुमने क्या किया है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय खाली डेटर्स किया है कि डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल है? लिया है ना तुम लोग ने. ठीक है. तो वो कितना आ रहा है? 75 टाइम्स. चलो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 1.18 टाइम्स. फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फॉर्मूला यूज किया रहेगा तुमने, एक ईबीआईटी और एक ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स. ठीक है. तो पहले वाले का बताओ. 16.36%. ठीक है. एंड 12.73%. ठीक है. चलो फिर स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आया रहेगा, और वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होता नहीं है, ये क्वेश्चन का डिफॉल्ट है ये. ठीक है. सो इसका जो आंसर आएगा माइनस में ले लेना तुम लोग. ठीक है. सो व्हाट इज दिस आंसर? 4. चलो ऑपरेटिंग रेशियो, खाली ऑपरेटिंग रेशियो बोला रहेगा, मतलब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पूछा है. ठीक है. ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? तो दो आइटम आएगा, एक सीओजीएस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. चलो ये कितना परसेंटेज है? चलो रिटर्न ऑन एसेट्स. रिटर्न ऑन एसेट्स का 3 फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो
COGS भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो कल खाली ऑपरेटिंग रेशियो लिखा था ना बेटा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है, और एक होता है खाली ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसके फॉर्मूला में आएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसमें आएगा खाली अदर ऑपरेटिंग, व्हाट इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, बताओ जरा। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। चलो इसका फर्स्ट फॉर्मूला बताओ, रिटर्न ऑन एसेट्स का एनपैट अपॉन व्हाट इन अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। वो टोटल एसेट्स अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका पहला रेशियो 6.77%, ठीक है। फिर EBIT अपॉन टोटल एसेट्स 9.84%। EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स में डायरेक्टली टैक्स का अमाउंट माइनस कर देना उसमें से 7.65%। चलो फिर इसमें पहले तुमने EPS निकाला रहेगा, सो EPS आएगा 2.425 पर शेयर, रुपीज 2.425 पर शेयर। उसके बाद तुमको निकालना है प्राइस अर्निंग रेशियो विच विल कम टू 10 टाइम्स। चलो आया ये, आगे बढ़ू। चलो क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। 2 चलो ध्यान दो इधर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ FP लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। बैलेंस शीट में पहले असेट साइड पे आते हैं। असेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट रहेगा? लॉन्ग टर्म रहेगा। कौन सा रहेगा? ये लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा तो दिया हुआ रहेगा शॉर्ट टर्म करके। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर तुमको दिखेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, मतलब वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक इज द पार्ट ऑफ द करंट एसेट, डेटर इज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट, बैंक बैलेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट, ठीक है। फिर ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, दिस इज नथिंग बट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हम कहां पे यूज करेंगे? शेयर होल्डर्स फंड में माइनस करने के लिए। ओके, नाउ कम टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू नो, शेयर होल्डर्स फंड। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड। रिजर्व फंड दिया है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट यू नो, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है ओपनिंग। व्हाट इज ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1000, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है दैट द प्रॉफिट फ्रॉम द करंट ईयर इज हाउ मच? इट इज 20,000, ठीक है। ये दोनों मिला के व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 21,000, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये दोनों का बैलेंस सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग, ठीक है। ओपनिंग में सिर्फ बैलेंस कितना रहेगा? लास्ट ईयर का, मतलब ओपनिंग में कितना रहेगा? खाली 1000, ठीक है। फिर करंट ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया? यहाँ पे 20,000। ऐसा करके क्लोजिंग में कितना आएगा? 21, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ओपनिंग शेयर होल्डर्स फंड एंड क्लोजिंग शेयर होल्डर्स फंड, ये दोनों सेम रहेगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन में लिखा है द डायरेक्टर्स इंटेंड टू ट्रांसफर अ सम ऑफ ₹5,000 आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू प्रोविजन फॉर व्हाट यू नो, फॉर टैक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो 20,000 का तुमको यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है, ये कौन सा प्रॉफिट इधर ऐड हुआ है? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बराबर है। इसमें से वो लोग को क्या करना है? 5,000 माइनस करके उसको डालना है सेपरेट अकाउंट में, दैट इज व्हाट यू नो, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना रहेगा?
15,000, ठीक है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट विल ओनली बी 15,000, तो उसके वजह से 21,000 भी तो चेंज हो जाएगा, तो ये 21,000 कितना आएगा 16,000, ठीक है। तो क्या हम ये क्वेश्चन में करेक्शन कर रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। दिस इज नॉट अ करेक्शन इन दी व्हाट यू नो इन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट तुम्हारा टैली कैसे होएगा, तो एक प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर भी तो तुम्हारा 5,000 जाएगा, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ व्हाट यू नो करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे और एक आइटम आ जाएगा, दैट इज पीटी प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अमाउंट कितना रहेगा 5,000। तो क्या हुआ, तुमको ये मालूम पड़ा, शेयर होल्डर्स फंड हमने कम किया है और करंट लायबिलिटीज को हमने इंक्रीज किया है, बाय हाउ मच, बाय 5,000, ठीक है। चलो देन कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज, उसमें पहला रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बोलो इसका फॉर्मूला, बोलो क्या आएगा, अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ इज इन मतलब ये वाले क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यस, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग अलग रहेगा, क्लोजिंग अलग रहेगा, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट वन इज क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी, फिर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड अरे रिटर्न है, रिटर्न, तो रिटर्न में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए, बराबर है। तो कौन सा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए है, एनपैट, सो द फॉर्मूला विल बी एनपैट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100, क्योंकि रिटर्न्स का कैलकुलेशन है, ऑल द रिटर्न्स विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज, ठीक है। फिर लास्ट वाला रिटर्न ऑन व्हाट इन ऑन इक्विटी, इसका एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एवरेज इक्विटी इनटू 100, ठीक है। चलो, तो भी मैं इसमें ना पहले एक वर्किंग कर रहा हूं टू कैलकुलेट व्हाट यू नो, कैलकुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग व्हाट यू नो, क्लोजिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद में इक्विटी एंड ऑल्सो व्हाट यू नो कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो राइट डाउन, फर्स्ट यहाँ पे आएगा इस क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वर्किंग है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। So we'll take particulars, opening and what you know and closing, ठीक है। पहले ना मैं इक्विटी का कैलकुलेशन करूंगा, किसका कैलकुलेशन, इक्विटी। फिर इक्विटी में हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। फिर शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग ऐड करेंगे बोरोड फंड, तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल का कौन सा वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 31 मार्च 2020 का है, मतलब ये क्लोजिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग, ठीक है। डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपनिंग इक्विटी, नो, सो ओपनिंग विल बी इक्वल टू क्लोजिंग, तो इधर भी 50,000 लेना है। चलो, फिर ये इसमें हम लोग ऐड करेंगे, सेकेंड इज गोइंग टू बी रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का भी क्लोजिंग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40,000, ठीक है। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपनिंग, सो ओपनिंग विल बी इक्वल टू क्लोजिंग, तो ये भी 40,000 आएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने रिवाइज्ड किया था, 16,000, एंड व्हाट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ओनली 1,000, ठीक है। तो ओपनिंग का आएगा 1,000, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लोजिंग का दिया हुआ है, क्लोजिंग का, ठीक है। ओपनिंग का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओपनिंग विल ऑल्सो बी 8,000। ऐसा हो सकता है क्या, जरा बताओ तो,
नहीं ना, एक्चुअली ओपनिंग का ज़्यादा होना चाहिए, क्लोजिंग का कम होना चाहिए, बट वी आर नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, क्योंकि अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग दैट क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, ठीक है। चलो ये सब को अगर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो पहले क्या मिल जाएगा मालूम है, इक्विटी। सो व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू, 83,000 and this will be 98,000. चलो इक्विटी में हम लोग ऐड करेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लोजिंग, वी आर हैविंग 10,000, ठीक है। ओपनिंग नहीं दिया है तो ओपनिंग विल ऑल्सो बी हाउ मच, 10,000। अभी ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। So this will be 93,000 and this will be 1,08,000. शेयर होल्डर्स फंड में वी विल एड अप बोरोड फंड, ठीक है। सो बोरोड फंड में क्या हुआ है यहाँ पे, 6% डिबेंचर्स। सो द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर इज ऑल्सो क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग अवेलेबल अपने पास, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, सो ओपनिंग विल बी इक्वल टू क्लोजिंग, तो इधर भी 20,000 आएगा। So this will give you what, this will give you capital employed. ये वर्किंग समझा। So this will be 1,13,000, 1,28,000. Average equity. So average equity opening 83,000 plus closing is how much, 98,000. This will be divided by what, by 2. 90,000 average shareholders fund. So average shareholders fund में आएगा 93,000 plus 1,08,000. This will be divided by 2. 1,05,000. एंड थर्ड कैलकुलेशन कौन सा आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,13,000 प्लस 1,28,000. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, 1,20,000। चलो पूरा मसाला रेडी है, कैलकुलेट द रेशियोज। सॉरी, तुम बताओ क्या करोगे। चलो हाँ, देखो कैसा होता है, हम जब ईबीआईटी के बाद क्या करते हैं, मेरे को पहले प्रोसेस बताओ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या मिलता है, ईबीटी। तो ईबीटी क्या है अपने पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, माइनस टैक्स। तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिगर वी हैव, ना 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 है क्या, 16,000। करंट ईयर का प्रॉफिट खाली 15 है। हाँ, तो ये कितना आएगा, 15,000, ठीक है। उसमें से टैक्स कितना माइनस किया, 5,000, तो ये कितना है, 20,000, ठीक है। Now, is it possible to calculate the interest? Yes, ठीक है। What is the amount of debentures we are having? 20,000, 20,000 का 6%, ठीक है, तो 1,200 ये आएगा, तो 21,200, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 20,000 इंटू 6%। हाँ, ये भी लिख लो। सो ये हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला ईबीआईटी। चलो कंफर्टेबल था ये।
मैं ना थोड़े क्वेश्चंस होमवर्क सेक्शन में से भी कराऊंगा, जैसे हम लोगों ने कैश बजट में किया था, रिसीवेबल्स में किया था। हाँ, तो थोड़े क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी जो नहीं अपन करेंगे दैट यू कैन ट्राई। कौन सा वाला? कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है और टोटल एसेट्स अलग है। हाँ, टोटल एसेट्स में 3 फॉर्मूला है रोटा में, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 2 है, ईबीआईटी प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। रोटा में भी ईबीआईटी प्री टैक्स पोस्ट टैक्स है और एनपैट वाला फॉर्मूला है। एनपैट वाला फॉर्मूला जो प्रीफर्ड है। हाँ चलो आंसर्स बताओ। हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी 17.59% एंड 13.44%। ठीक है, क्विक रेशियो 59:1। करंट रेशियो 1.44:1। डेट इक्विटी 0.2:1। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो में डेट मतलब क्लोजिंग लेना है और इक्विटी भी कौन सा रहेगा? क्लोजिंग। ठीक है, चलो फिर प्रोप्राइटरी रेशियो 6:1। कैपिटल गियरिंग रेशियो 3:1:1। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, एक मिनट। अच्छा, तो इसका ही बोल रहा था। चलो, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.69। ठीक है, अच्छा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी में तुमने एवरेज यूज किया हुआ है, बराबर है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्या यूज किया रहेगा? एवरेज। ठीक है, बाकी सब जगह पे क्लोजिंग है, क्लोजिंग। ठीक है, चलो, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। कर लो। सिक्स नाइन 0.69 के बाद क्या है बेटा? तो 6.9 ही रहने देना। 697 रहेगा तो तू उसको कन्वर्ट कर दे। हुआ? चला जाओ, क्वेश्चन नंबर है 4। नाइन थ्री है, 9:3। एवरेज लिया, एवरेज। एनपैट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स फंड है। छोटे छोटे मिस्टेक्स तुमको समझ में आ रहे हैं? हाँ, डन। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्या दिया है इसमें। एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स ऑफ हाउ मच? 8 lakhs। ठीक है, तो जो 8 lakhs है ये टोटल एसेट्स का वैल्यू है। उसके बाद में तुमको दिया है 50% ऑफ द एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा मालूम है? बोरोड फंड का अमाउंट मिल जाएगा। सो 8 lakhs का 50% विल बी 4 lakhs। ठीक है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8%। सो 8% बोरोड फंड विल बी हाउ मच? विल बी 4 lakhs। ठीक है, तो अगर तुम्हारा बोरोड फंड 4 लाख है, 8 लाख का असेट्स है, उसमें से 4 लाख रुपया बाहर से लिया है, तो बाकी का 4 लाख किसने दिया रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं बोलने का, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर प्रेफरेंस होता है।
ठीक है। और अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस का कोई भी डिटेल्स नहीं है, मतलब देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द क्वेश्चन, सो यू विल नॉट से शेयर होल्डर्स फंड, यू विल से इक्विटी, ठीक है। सो व्हाट विल बी रिमेनिंग 4 lakhs विल बी इक्विटी, राइट। देन द डायरेक्ट कॉस्ट, अंडरलाइन करो, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब COGS है ये, फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 4,80,000. So what is given in the question is what, you know, is a direct cost का figure, that is what, COGS, ठीक है। तो COGS 4,80,000 है, and all the other operating expenses are estimated at 80,000. What do you mean by all the other operating expenses? मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, ठीक है, उसका अपने को टोटल करके दिया है, दैट इज 80,000. The goods will be sold to the customer at 150% of the direct cost, ठीक है। तो यहां से अपने को सेल्स का इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाएगा। सो व्हाट इज सेल्स? 7,20,000, ठीक है। तो 7,20,000 का सेल्स आएगा। सो अगर तुम्हारे पास सेल्स अवेलेबल है, COGS अवेलेबल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है, विल यू बी इन अ पोजीशन टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट? यस, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? सेल्स। सेल्स माइनस क्या होएगा? COGS। तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। देयर इज नो अदर ऑपरेटिंग इनकम, तो वो ऐड नहीं होएगा, लेकिन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? EBIT, ठीक है। फिर EBIT में से इंटरेस्ट, अच्छा कहां से मिलेगा इंटरेस्ट? 4 lakhs का, 4 lakhs का 8%, तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद तुमको जो मिलेगा दैट इज EBT। नॉन ऑपरेटिंग का कुछ भी नहीं है, तो दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है अपने को 50%, ठीक है। तो उसमें से 50% टैक्स माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? NPAT, ठीक है। इज द क्वेश्चन गिविंग यू एनी डिटेल अबाउट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? नो, दैट मीन्स देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो वट एवर इज NPAT इज इक्वल टू ईच, ठीक है। चलो, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, इसमें से अपने को पहले इनकम स्टेटमेंट अपने को रेडी करना पड़ेगा, फिर उसमें से कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। सो व्हाट इज अ नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। व्हेन वी डोंट नो कि अपने को क्या यूज करना है, तो हम लोग दोनों यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ये रेशियो दिया रहेगा, देन इट इज ऑलवेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलो, देन रिटर्न ऑन एसेट्स बोला है, क्या यहाँ पे? रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ठीक है। हाउ मेनी फॉर्मूलाज? 3. सो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? NPAT अपॉन एवरेज टोटल एसेट, एवरेज का तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सो क्लोजिंग विल बिकम व्हाट, यू नो, एवरेज, ठीक है। ओके, देन द सेकंड फॉर्मूला इज EBIT अपॉन एवरेज टोटल एसेट इनटू 100। थर्ड वन इज EBIT इनटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो है वो तीनों फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देन वी आर हैविंग असेट टर्नओवर रेशियो। असेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। सो आर वी हैविंग द सेल्स का फिगर हियर? यस। आर वी हैविंग टोटल एसेट्स इन द क्वेश्चन? यस, ठीक है। तो क्या है रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, टर्नओवर रेशियो का जो आंसर रहेगा दैट विल बी इन टाइम्स, ठीक है। देन रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी का कैलकुलेशन है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला? NPAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी, दैट इज एवरेज इक्विटी। एवरेज पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? खाली इक्विटी इनटू 100, ठीक है। चलो, तो अपने को ये 4 रेशियो का कैलकुलेशन अपने को करना है, ठीक है। फर्स्ट विल प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। चलो, अभी सब बहुत पपलू लगेगा, हाँ, फिर अभी इसके बाद के क्वेश्चन से थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाए। वो भी इजी है, खाली 2-3 क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से तुम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। वो भी एकदम इजी है। चलो, तो इधर लिखो इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस एंड रुपीस। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट किधर से होगा? सेल्स। क्या हमको सेल्स का फिगर दिया है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट, ठीक है। सो हाउ द सेल्स इज टू बी कैलकुलेटेड? डायरेक्ट कॉस्ट का 150% है, ठीक है। सो व्हाट इज द डायरेक्ट कॉस्ट इन द क्वेश्चन? 4,80,000 into 150%, that will give you 7,20,000.
less direct cost, which is COGS. This is given. 4,80,000. Sales minus COGS will give you gross profit. So कितना है gross profit? 2,40,000. चलो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये भी गिवन है. व्हाट इज अमाउंट गिवन? 80. So what we'll be getting is EBIT. चलो EBIT में से क्या उड़ाएंगे? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में 8 लाख तुम्हारा टोटल एसेट्स है, बरोबर है. इट इज फाइनेंस्ड बाय 50%. बोरोड फंड इज 50% ऑफ 8 lakhs. तो ये 4 लाख हो जाएगा into what is the rate of interest? 8%. So this will be 32,000. So ये बचेगा 1,28,000. This is EBT और NPBT. इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स. 50% ना, ये 50% खाली क्वेश्चंस में ही रहता है. एक्चुअली इट इज नॉट 50%. 50% तो जायदाद में हिस्सा मांग रहे लोग. 64,000. So your NPAT and earnings available for equity shareholder is same. चलो ये इसका वर्किंग हो गया. कैलकुलेट द रेशियोज क्विकली. नहीं नहीं, वो लोग ने पूछा है तो अपन दोनों पे करेंगे. उन्होंने नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है, बराबर है. हाँ, तो वो लोग देंगे तो हम लोग NPAT लेंगे बेटा. ये चाय पिला रहे उसको.
प्रैक्टिस करते रहना भाई प्लीज़। 2-3 टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर ये टॉपिक नया ना हो जाए, हाँ उसका ध्यान रखना। हाँ हाँ, टैक्स का अमाउंट नहीं, फिर रेट लेने का। हाँ यस। नहीं, एसेट टर्नओवर बोला रहेगा तो इट इज ऑलवेज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स रहेगा तो बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स करना है। टोटल टोटल एसेट टर्नओवर बोल दिया मतलब टोटल एसेट टर्नओवर है। फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो बोलेंगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। हाँ, स्टेप्स पूरा दिखाना पड़ेगा। 2-3 पेज तक वर्किंग जाएगा। 15 वर्किंग नोट्स बनेंगे इसमें, फुल फ्लेज क्वेश्चन में। चार लाख, हाँ टोटल एसेट 8 लाख है, 8 लाख में से 4 लाख बाहर वाले का है तो 4 लाख खुद का रहेगा, दैट इज इक्विटी। बोल तो आंसर। फर्स्ट डिग्री में बिफोर टैक्स 7-8, रिटर्न ऑन एसेट्स 8,
0.9. ये चेक कर लो, आंसर चेक कर लेना, इधर मैंने लिखा हुआ है. फर्स्ट वन इज एनपैट वाला फॉर्मूला, सेकेंड वन इज ईबीआईटी वाला, थर्ड वन इज ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स वाला. टैक्स रेट दिया रहेगा तो 1 माइनस टैक्स वाला फॉर्मूला यूज करो. हाँ, रेट नहीं दिया था ना पहले के क्वेश्चन में, इसके लिए हमने टैक्स का अमाउंट माइनस किया था. अब ये क्वेश्चन में रेट दिया तो रेट यूज करने का 1 माइनस टैक्स. चलो भी थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आ रहा है क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में? हाँ, नहीं नहीं, रिवर्सल भी इजी है. 2-3 क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान दो, वो भी तुम लोग अपने आप कर पाओगे. इक्विटी 4 lakhs, 8 में से 4 बार वाले का, तो 4 खुद का. चलो आगे बढ़े. कम टू पेज नंबर 16. होमवर्क में, होमवर्क में. One big question will be given about any one particular chapter. From that you have to do, हाँ मतलब it is like a full-fledged question only, जिसमें से MCQs बनाएंगे. Now it can be asked in the format of case study. वैसे हाँ, तो पूरा हो जाने तो फिर तुमको मैं MCQs का लास्ट में आइडिया दूंगा कौन से चैप्टर में से कैसे MCQs फ्रेम करते हो लोग वैसे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. Now we are just starting. This is a basic question for understanding the reversal questions. हाँ ठीक है. अब इसमें ना अपने पास रेशियोज रहेंगे और रेशियोज में से हमें क्या निकालना है? इंफॉर्मेशन. Now from the information given below, calculate the amount of the fixed assets. मतलब ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है. You calculate the amount of what in amount of fixed assets and proprietors fund. ठीक है, ये दोनों का कैलकुलेशन करके देना है. उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है, रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड. ऐसा कोई रेशियो नहीं है, बट उन्होंने ने एक रिलेशन दिया हुआ है अपने को. ठीक है, और यहाँ पे पहले लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और बीच में TO2 है और बाद में क्या दिया है वो लोग ने? प्रोप्राइटर्स फंड. ठीक है, सो हाउ डू यू रीड दिस पर्टिकुलर रेशियो दैट इज गिवन बाय देम? फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड. ठीक है, सो दैट रेशियो इज 0.75, मतलब 0.75:1. ठीक है, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुमको बता देता हूं, फिक्स्ड एसेट 0.75 है तो प्रोप्राइटर्स फंड 1 रुपया है. ठीक है, चलो देन दे आर गिविंग यू नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल इज 6 लाख. ठीक है, अभी इतने इंफॉर्मेशन में से दो चीज का कैलकुलेशन करके देना है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट, अनदर इज व्हाट यू नो इज अ प्रोप्राइटर्स फंड. ठीक है, चलो ट्राई करो. जितना भी नॉलेज है अभी तक का, ठीक है, उसमें से ट्राई करो. हाउ वी विल कैलकुलेट द फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रोप्राइटर्स फंड. डू ऑल द कैलकुलेशन इन रफ. ठीक है, फिर मैं तुमको सिस्टमैटिकली देता हूं इसको कैसे प्रेजेंट करना है. चलो इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, दैट इज ओके. हाँ, बट यू ट्राई दिस. बर्तन लाया क्या घर से? बॉटल लाया.
फिक्स्ड एसेट्स 18 lakhs, 18 lakhs आ रहा है। करेक्ट है, चलो अभी करेक्ट है वो, 18 lakhs इज करेक्ट, फिक्स्ड एसेट्स 18 lakhs करेक्ट है। अभी बाकी लोग ट्राई करो कैसे आ रहा है वो। चलो फिर प्रोप्राइटर्स फंड कितना हो जाएगा, 24 lakhs, ये भी करेक्ट है। चलो हाँ, प्रोप्राइटर्स फंड आ गया लेकिन फिक्स्ड एसेट नहीं आया वैसा है क्या? चलो इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी है। क्या 12? 24 का फिक्स्ड एसेट रॉन्ग है वो। फिक्स्ड एसेट अभी तो मैंने बताया 18 lakhs इज करेक्ट। हाँ, 24 लाख का प्रोप्राइटर्स फंड, हाँ ये करेक्ट है। हाँ अभी रफली सॉल्व करो, वांदा नहीं है, लेकिन मैं तुमको दे रहा हूँ इसका प्रेजेंटेशन कैसा होएगा वहाँ। अभी जो रिवर्सल क्वेश्चंस है ना, उसमें हम कहीं पे भी एक्स ऐसा वैसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। मैं तुमको बहुत सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें एक्स यूज करना पड़ेगा, हाँ, अदरवाइज वी विल ऑलवेज गो विथ व्हाट यू नो विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझा? चलो हुआ? अच्छा, ट्राई कर रहे हो कि सरेंडर है? हो गया, सब लोग का नहीं हुआ है, आया कुछ तो। चलो मैं एक्सप्लेन करूँ, हाँ। अभी ये आगे जाके एक बड़े से क्वेश्चन में एक छोटा सा कैलकुलेशन ये भी हो सकता है, मतलब अभी जस्ट एक स्टार्ट करने के लिए हाउ टू थिंक, हाँ, इसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज किया है पहले, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं? देखो अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हमको ये तो पता है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, यू नो, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेट एसेट्स, ये लायबिलिटी साइड का है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, यू नो, इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स which is also what, you know, capital employed, which is also called as what, net asset, from which side, from the asset side, ठीक है। अच्छा, अभी जो सोर्सेज ऑफ फंड होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर होता है प्रोप्राइटर्स फंड,
प्लस बोरोड फंड के जगह पे डेट लिख रहा हूं, चलेगा ना? नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस व्हाट? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन में किसका इंफॉर्मेशन नहीं है? डेट का इंफॉर्मेशन नहीं है, सो डेट विल बी टेकन एज जीरो। ठीक है, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। सो वी विल बी एक्चुअली लेफ्ट विथ व्हाट, वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। यहां तक समझा पहले? ठीक है, अभी हमको है ना एक रेशियो दिया हुआ है। सो व्हाट इज द रेशियो दैट इज गिवन टू यू? इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, सो कैन आई से दैट दिस पर्टिकुलर रेशियो विच इज फिक्स्ड एसेट्स टू proprietors fund, how you will write this ratio? It is fixed assets upon what? Upon proprietors fund. और ये रेशियो दिया अपने को 0.75, मतलब प्रोप्राइटर सॉरी फिक्स्ड एसेट इज 0.75, प्रोप्राइटर्स फंड विल बी व्हाट? विल बी 1। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसमें प्रोप्राइटर्स फंड का अमाउंट कितना है? 1। ठीक है, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? वी विल हैव 0.75, so the balancing figure will be what? Will be working capital, right? So what will be working capital का equation कितना आएगा? 0.25, which is nothing but 1 minus क्या करेंगे? 0.75। ठीक है, यहां तक समझा पहले? ठीक है, अभी बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है। You know that fixed assets plus working capital, this will give you what? Proprietors fund। अभी फिक्स्ड एसेट 0.75 है, वर्किंग कैपिटल 0.25 है, दोनों का टोटल क्या है? 1। ठीक है, अब ये तीनों में से कौन सा फिगर अवेलेबल है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अवेलेबल? 6 lakhs। ठीक है, तो क्या अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट विल बी फिक्स्ड एसेट्स, राइट? एंड वी कैन ऑल्सो डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेट व्हाट? प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी वर्किंग दिखाना पड़ेगा। सो हाउ वी विल शो दिस वर्किंग? तो यहाँ पे लिखना है तुमको फिक्स्ड एसेट्स is equal to 6 lakhs divided by 0.25 into what? Into 0.75। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 lakhs। एंड व्हाट विल बी योर प्रोप्राइटर्स फंड? तो प्रोप्राइटर्स फंड विल बी इक्वल टू अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 lakhs डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 0.25 इंटू क्या आएगा? इंटू 1। सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 24 lakhs। ठीक है, चलो अभी जो बड़े से क्वेश्चन में ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा। सो विल यू बी इन अ पोजीशन टू यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर और कोई क्वेश्चन में आए तो? हाँ, ठीक है, चलो इसको छाप लो। बहुत सारा वर्किंग होगा बेटा, 15 15 18 18 20 20 वर्किंग होगा, और हर एक वर्किंग दिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा था टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग। How it is? Proprietors fund plus debt. There is no debt. Debt is zero. So there is only proprietors fund. Proprietors fund is equal to fixed asset plus working capital. Capital employed. So what is capital employed from the liability side? It is proprietors fund plus borrowed fund. That is proprietors fund plus debt. What is capital employed from the asset side? So asset side का capital employed was having fixed asset, long term investment plus working capital. It is not total asset, it is capital employed, and that is net assets. So net asset is equal to capital employed. अभी नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी आस्किंग द रेशियोज। हाँ, क्योंकि मेरे को वो रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इधर एक फार्मूला लिखेगा, कैलकुलेशन करेगा, तुम एक दूसरे को देखेगा, या तुम पेजेस टर्न कर करके देखोगे कि ये फार्मूला किधर था। ठीक है, वो सिचुएशन नहीं चाहिए। सो यू आर हैविंग सम कपल ऑफ डेज, ठीक है, तो उसको यूज़ करो और पूरा रेशियो जो है वो अच्छे से लेके आना, अच्छे से।
अभी ये वीक में नहीं है ना, तो नेक्स्ट वीक में आएगा। हाँ, मैंने इसके लिए बोला तुम उसको स्टडी करना, वरना 2 दिन में फॉर्मूला सब निकल जाएंगे दिमाग में से। हाँ, सब होगा चालू आराम से। और तुम लोग ये प्रे करो कि एक सब्जेक्ट चालू हो रहा है तो वो कंटिन्यूटी रहे उसका, मतलब सब चालू हो गया और सपोज कंटिन्यूटी नहीं है, तुम पागल हो जाएगा। वो बाद में आएगा वो। कॉस्टिंग इजी है, कॉस्टिंग इज इजी, मतलब कॉस्टिंग में से कुछ नहीं है। अभी इनिशियल तो चैप्टर्स एकदम ही पॉपुलर है, कॉस्टिंग अच्छा है। ये चलो डन विद दिस। तुमको समझा, इसका प्रेजेंटेशन समझ में आया? हाँ ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो प्रेजेंटेशन सेट हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है। ठीक है, सो दे आर एक्सपेक्टिंग ऑल द वर्किंग्स। चलो कम टू पेज नंबर 9। पाँच मिनट का ब्रेक चाहिए? 5 ही मिनट का लो, फिर मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास वर्क का, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। चलो क्लास वर्क का 7th क्वेश्चन, क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 9। जो ऑर्डर में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वही ऑर्डर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, समराइज्ड बैलेंस शीट का मतलब है जितना पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकता है फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट मच इंफॉर्मेशन वी हैव टू पुट इट इनटू द बैलेंस शीट। ठीक है, एज ए 31 मार्च 2002। ठीक है, अभी जब भी एफएम के अंदर तुमको बैलेंस शीट बोला रहेगा ना बनाने के लिए, तो तुमको तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज नहीं दिखाने का इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल वाला अपना जो बैलेंस शीट है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, वो वाला बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगा। ओके, now what is given in the question? We are first given what you know the net working capital 2,40,000। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपने को 6 lakhs दिया था, ये क्वेश्चन में कितना दिया है? 2,40,000। ठीक है, देन वी आर गिवन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट यू नो करंट लायबिलिटीज। ठीक है, 40,000। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी, यहाँ पे आएगा प्रोप्राइटरी फंड। फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड रेशियो, ऐसा लास्ट क्वेश्चन में भी अपने को सेम रेशियो दिया था और रेशियो भी सेम था 0.75। ठीक है, सो हाउ वी विल राइट दिस पर्टिकुलर रेशियो? इट इज नथिंग बट व्हाट? Fixed assets upon proprietors fund. So this is 0.75 by what you know by 1। ठीक है, तो मेरे को बताओ वर्किंग कैपिटल और ये वाला जो रेशियो है, ये दोनों को यूज करके अपने को क्या क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगा, फिर प्रोप्राइटर्स फंड मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी तुम्हारे पास अवेलेबल है, दैट इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी एक बार तुमको प्रोप्राइटर्स फंड मिल गया। ठीक है, सो नॉर्मली प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर क्या क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। अगेन नाउ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दैट मीन्स के शेयर कैपिटल के अंदर एक ही कैपिटल रहेगा, कौन सा? इक्विटी। ठीक है, सो प्रोप्राइटर्स फंड एक बार मिल गया, क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। ठीक है, सो प्रोप्राइटर्स फंड में से अगर हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस निकाल देंगे तो कौन सा वाला कैपिटल बचेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट, सो इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द क्वेश्चन? यस, तो बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या आएगा? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पहले आएगा तुम्हारा प्रोप्राइटर्स फंड, उसके अंदर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अंदर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों का टोटल जो रहेगा आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी डेट के
के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं. दैट मीन्स देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेट, देयर इज नो बोरोड फंड, देयर इज नो डेट. दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे डेट को कंसीडर नहीं करेंगे. फिर हमको यहाँ पे दिया हुआ है करंट रेशियो. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? current assets upon current liabilities. ठीक है, मतलब it is possible to calculate the current assets and what current liabilities. so current asset जाएगा asset side पे, current liabilities किधर जाएगा? liability. ठीक है. अच्छा, फिर तुम्हारे asset में fixed assets रहेगा और दूसरा आइटम कौन सा रहेगा? current asset. ठीक है. is there any possibility to break the current asset? ठीक है, तो उसके लिए हमको दिया हुआ है liquid ratio. कौन सा रेशियो दिया है? liquid ratio. ठीक है. now what is liquid ratio formula? इट इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक है, क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं. उसका मतलब है कि द फॉर्मूला विल बी ओनली करंट एसेट माइनस स्टॉक, मतलब स्टॉक है इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, ये अपने को कैसे पता चलेगा स्टॉक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. करंट रेशियो 2.5 है, बराबर है, और लिक्विड रेशियो 1.5 है. तो ये कम कैसे हो गया रहेगा? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ स्टॉक. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एनालाइज अ क्वेश्चन? ठीक है. अब मेरे को बताओ पूरा का पूरा पिक्चर यहाँ पे बैलेंस शीट कैसा दिखेगा? लायबिलिटी साइड पे क्या क्या रहेगा? बोलो. सबसे पहले प्रोप्राइटर्स फंड. प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर बाइफर्केशन है तो वो दिखाने का. ठीक है, तो उसके अंदर बाइफर्केशन में क्या आएगा? पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है, डेट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. ठीक है, फिर करंट लायबिलिटीज आएगा? आएगा. और करंट लायबिलिटीज के अंदर भी बाइफर्केशन यहाँ पे है पॉसिबल बिकॉज वन ऑफ द आइटम इज व्हाट? बैंक ओवरड्राफ्ट. तो जो भी तुम्हारा टोटल करंट लायबिलिटीज रहेगा उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट अलग हो जाएगा, बाकी जो बचेगा दैट विल बी अदर करंट लायबिलिटीज. चलो, क्लियर हुआ? ठीक है. फिर असेट साइड बताओ क्या क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, फिर करंट एसेट्स. करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक और बाकी क्या रहेगा? क्विक एसेट्स रहेगा. ठीक है, क्विक एसेट्स. सो दिस इज कॉल्ड एज समराइज्ड बैलेंस शीट. जितना पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकता है उतना ये पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन में से बैलेंस शीट में अपने को इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अभी सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे फॉलोड बाय ऑल दी व्हाट इन ऑल द वर्किंग्स. ठीक है, तो एक हाफ पेज का एक बैलेंस शीट बनेगा. सो राइट डाउन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. चलो, बैलेंस शीट एसेट 31 मार्च 2002. स्केल देना बेटा. इसमें कोई शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना है तुमको. लायबिलिटीज में आएगा प्रोप्राइटर्स फंड. प्रोप्राइटर्स फंड के अंदर वी विल हैव इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल का फिगर दिया हुआ है कि हम इसको कैलकुलेट करने वाले कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. Then we are also having what reserves and surplus. This amount is given to us. What is the amount of reserves and surplus? 1,60,000. इसको अंडरलाइन कर रहा हूं. ये दोनों का जो टोटल रहेगा आउटर कॉलम में जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोप्राइटर्स फंड. ना अभी अपने पास लॉन्ग टर्म डेट तो नहीं है, बोरोड फंड नहीं है, तो इधर लिखना भी नहीं है अपने को. तो स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज.
Current liabilities, one of the item is bank overdraft. Do we have bank overdraft का figure? Yes, 40,000. So बाकी का जो बचा हुआ रहेगा that will be other current liabilities. ये दोनों का टोटल मिला के क्या होएगा? करंट लायबिलिटीज का टोटल. ठीक है, चलो. फ्रॉम द एसेट्स वी आर हैविंग फर्स्ट आइटम एज व्हाट यू नो एज फिक्स्ड एसेट्स. ये अमाउंट भी अपने पास नहीं है. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस. We are not having long term investment also, so straight away it is going to be current assets. करंट एसेट्स का बाइफर्केशन क्या आएगा? क्विक एसेट्स एंड स्टॉक. दैट इज ओके. पहले स्टॉक लिखा तो भी. चलो ये बैलेंस शीट को अपने को फिल करना है. So now everything will be working note. Everything is working note. हर एक चीज अपने को यहाँ पे वर्किंग नोट में प्रेजेंट करना पड़ेगा. इवन इफ इट इज अ बैलेंसिंग फिगर वील हैव टू शो इट एज व्हाट यू नो एज वर्किंग नोट. ठीक है, ये मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट है. ठीक है, हाँ. तो फिर ऐसा मत बोलो कि सर ऐसा भी वर्किंग करना पड़ेगा. हाँ ठीक है, वो करना पड़ेगा. चलो कहाँ से स्टार्ट करोगे बोलो? लास्ट सम में पहला कौन सा इंफॉर्मेशन दिया था? वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो. ठीक है, चलो तो यहां से स्टार्ट करेंगे. फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड. This is fixed assets upon what in upon proprietors fund. This is 0.75 by what you know by 1. अभी इधर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू proprietors fund minus fixed assets. So proprietors fund is 1 and fixed asset is 0.75. So working capital will be how much? 0.25. चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. So fixed assets plus working capital will give you proprietors fund. Fixed asset 0.75, working capital 0.25. So proprietors fund is how much? 1. कौन सा फिगर अवेलेबल है तीनों में से? वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज द अमाउंट? 2,40,000. ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. विल कैलकुलेट द फिक्स्ड एसेट्स एंड द प्रोप्राइटर्स फंड. So fixed assets will be 2,40,000 divided by 0.25 into 0.75. So fixed asset will be 7,20,000. So we'll get proprietors fund. Proprietors fund be cross multiplication 2,40,000 divided by 0.25 into 1. 9,60,000. वर्किंग नोट का फॉर्मेट तुम्हारा अपना हो सकता है. ठीक है, मतलब उसका फ्लो भी तुम्हारा खुद का हो सकता है. राइट, तो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ ये नॉर्मल फॉर्मेट है. इफ़ यू वांट टू डिविएट यू कैन डिविएट. ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन कोई कंपलसरी नहीं है. खाली शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना बस. हाँ
चलो अभी देखो कि जो जो मिल जाएगा ना उसको बैलेंस शीट में डालते जाने का, क्योंकि बहुत सारा फिगर्स है ना, बैलेंस शीट में से बैलेंसिंग फिगर मिलने वाला है अपने को, ठीक है। तो अभी यहां से देखो क्या हुआ है, तो फिक्स एसेट का वैल्यू मिल गया अपने को 7,20,000, सो विल पुट इट इन द बैलेंस शीट। प्रोप्राइटर्स फंड मिल गया अपने को, कितना है 9,60,000। So if your proprietor's fund is 960, reserves and surplus 160, तो 8 lakhs इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी ये भी वर्किंग दिखाना पड़ेगा, कोई स्टार मग नहीं। चलो ये फर्स्ट हुआ। डायरेक्टली लिखने का यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल is equal to proprietors fund minus what? Reserves and surplus. So proprietors fund is 9,60,000 minus reserves and surplus 160, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 8 lakhs। चलो हाउ विल प्रोसीड नाउ? हाउ? करंट रेशियो का हाँ, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तू जो बोला ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम उसको थोड़ा इजी कर देते ठीक है। अभी मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज कौन से फॉर्मूला में यूज होते हैं? करंट रेशियो, ठीक है। सो आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज इट देखो जरा। तो पहले आएगा करंट रेशियो। current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Now what is this ratio given to you in the question? 2.5. So can I say it is 2.5 by 1 over here? ठीक है। अच्छा अभी क्या तुमको ये पता है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करते तो वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, ठीक है। सो नाउ वी विल यूज करंट एसेट्स minus current liabilities, this will give you working capital। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल। अभी ये रेशियो का हेल्प लेंगे। करंट एसेट 2.5 है, करंट लायबिलिटी 1 है, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 1.5। हेलो, ठीक है। अब ये तीनों में से कौन सा फिगर अवेलेबल है? वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? 2,40,000। Again we'll do cross multiplication, calculate current assets and what current liabilities, ठीक है। So current assets will be equal to 2,40,000 divided by 1.5 into 2.5, कितना 4 lakhs आ रहा है। चलो ये हो गया 4 lakhs। Then we will have current liabilities. So current liability is again 2,40,000 divided by 1.5 into 1. So this will be 1,60,000. हाउ टू यूज वर्किंग कैपिटल एंड करंट रेशियो, इसका आइडिया आ गया तुम लोग को? अभी आगे कोई क्वेश्चन में आएगा तो यूज कर सकोगे ऐसा, ठीक है। चलो अभी करंट एसेट्स मिल गया है, कम टू द बैलेंस शीट। करंट एसेट्स का अमाउंट डालेंगे यहाँ पे 4 lakhs, करंट लायबिलिटी का अमाउंट डालेंगे 1,60,000, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 11,20,000 पे। इज अ क्वेश्चन ओवर? नो, अभी और 3 चीज बाकी है कैलकुलेट करने का। कौन सा? अदर करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स एंड स्टॉक। हाँ ठीक है। अभी इधर देखो, इधर करंट लायबिलिटीज में से क्या मिल जाएगा? अदर करंट, ठीक है। सो दिस अमाउंट विल बी हाउ मच? 1,20,000। हाँ ये लिखना पड़ेगा। सो अदर करंट लायबिलिटीज
is equal to current liabilities minus what? Bank overdraft. So this is 1,60,000 minus 40,000. So this will be 1,20,000. चलो यहाँ तक समझा? ठीक है. नाउ व्हाट विल यूज द क्विक रेशियो फॉर्मूला. ठीक है. सो क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्या ये रेशियो दिया है अपने को क्वेश्चन में? यस. सो व्हाट इज द रेशियो? 1.5/1. ठीक है. अब इधर देखो, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज का अमाउंट अवेलेबल है, तो यही रेशियो के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर देने का. ठीक है. सो हाउ वी विल डू दिस? सो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय 1,60,000 इज इक्वल टू 1.5/1. तो इससे आएगा क्विक एसेट्स आर इक्वल टू 1,60,000 इंटू 1.5/1, 2,40,000. जो तुम्हारे पास करंट एसेट है और क्विक एसेट्स भी है, डिफरेंस विल बी स्टॉक. ठीक है. तो यहां पे लास्ट वर्किंग आएगा स्टॉक का कैलकुलेशन. स्टॉक विल बी इक्वल टू करंट एसेट्स minus quick assets. So what is current assets we are having? Minus quick asset is 2,40,000. तो स्टॉक का अमाउंट कितना आएगा? 1,60,000. ये चलो, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. इसको बैलेंस शीट में डालने का. So this is called as summarized balance sheet. होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन पे आओ. होमवर्क का सेकेंड. होमवर्क सेकेंड क्वेश्चन. चलो देखो क्या दिया है. यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिस बैलेंस शीट. ठीक है. अभी क्वेश्चन ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को दे दिया है यहाँ पे. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पे बोला है पहले अज्यूम अ 360 डे ईयर एंड ऑल द सेल्स आर ऑन व्हाट इन ऑन क्रेडिट. ठीक है. हमें यहाँ पे पहले असेट्स दिया है, देन वी आर गिवन व्हाट यू नो गिवन लायबिलिटी. ठीक है. अभी अमेरिकन स्टाइल बैलेंस शीट है, हम अमेरिका में नहीं है, हम इंडिया में है. ठीक है. तो हमें पहले क्या लिखना है? लायबिलिटीज फॉलोड बाय व्हाट यू नो बाय असेट्स. ठीक है. तो जब भी हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना है, इसके अंदर का कंटेंट यूज करना है. ठीक है. देखो अभी असेट्स के अंदर है कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री. मतलब तुमको बोल दिया है कि करंट एसेट्स में 3 आइटम है. कितना आइटम है? 3. सो इट इज कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड व्हाट यू नो एंड इन्वेंट्री. ठीक है. देन वी आर हैविंग व्हाट यू नो प्लांट एंड इक्विपमेंट. एक ही फिक्स एसेट है,
राइट ये सब मिला के इसका टोटल होएगा, राइट। नाउ व्हेन यू गो टू द लायबिलिटी साइड वी आर हैविंग नोट्स एंड पेबल्स, ठीक है। यहाँ पे नोट्स का मतलब होता है बिल्स पेबल, नोट्स का मतलब क्या होगा, बिल्स पेबल, और पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। अब ये दोनों का अमाउंट ऑलरेडी अपने को दे दिया है, व्हाट इज अमाउंट 1 लाख। दैट मीन्स के करंट लायबिलिटी में खाली एक ही आइटम है, दैट इज नोट्स एंड व्हाट इज नोट्स एंड पेबल्स, राइट। देन वी आर ऑल्सो हैविंग लॉन्ग टर्म डेट, जिसका अमाउंट नहीं दिया है, we will have to calculate the amount of long term debt. Then we are given common stock, ठीक है। common stock का मतलब होता है equity share capital, क्या होता है उसका मतलब equity share capital, अमेरिका में उसको common stock बोलते हैं। so this is nothing but equity share capital. Then we are having what retained earnings, ठीक है। तो retained earning मतलब reserves and surplus, right। अच्छा, अभी क्या ये क्वेश्चन में हमें proprietors fund ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है अरे चलो बोलो, है ना इक्विटी, तो इक्विटी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग, जिसका टोटल कितना होएगा 2 लाख, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज का अमाउंट भी अपने पास अवेलेबल है, व्हाट इज मिसिंग इज ओनली व्हाट लॉन्ग टर्म डेट, नथिंग इज अवेलेबल फ्रॉम विच साइड, असेट का साइड, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट यूजिंग द रेशियो, ठीक है। पहला है लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्थ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, विल राइट दिस एज व्हाट लॉन्ग टर्म डेट अपॉन नेटवर्थ, ठीक है। अच्छा, ये रेशियो दिया है 0.5 to 1, ठीक है। अभी मुझे बताओ दोनों में से कौन सा फिगर अवेलेबल है, नेटवर्थ, तो कैन वी यूज दिस रेशियो कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म डेट, यस, ठीक है। ओरली भी मैं तुमको बता देता हूं, अगर 1 रुपए का इक्विटी है तो उसका आधा डेट रहेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा इक्विटी 2 लाख है, तो ये अमाउंट कितना रहेगा 1 लाख, तो तुम्हारा लायबिलिटी साइड रेडी हो गया, ठीक है। दिस इज 4 lakhs, दिस इज 4 लाख, दिस विल ऑल्सो बी 4 lakhs, ठीक है। यहां तक समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट वाला है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। नाउ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में टोटल एसेट्स तुम्हारे पास मिल जाएगा ना अभी, बराबर है, इससे क्या मिलेगा, सेल्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। अच्छा, उधर लिखा है 2.5x मतलब 2.5 टाइम्स, ठीक है। चलो यहां तक समझा। सो दिस रेशियो विल हेल्प यू टू कैलकुलेट व्हाट, सेल्स। चलो फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड, और एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑलरेडी दे दिया अपने को, मतलब इट इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एंड हाउ मेनी डेज इट इज गिवन टू यू 18। तो फॉर्मूला में क्या यूज करना है, 365 के 360, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ अगर याद रहेगा तो, एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 360, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हारे पास सेल्स अवेलेबल है लेकिन डेटर्स अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे पास रेशियो अवेलेबल है, तो ये रेशियो यूज करके क्या मिल जाएगा, डेटर्स, तो तुम्हारे करंट एसेट के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल का अमाउंट भी आ गया अरे समझ रहे हो क्या, ठीक है। चलो फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाउ मेनी टाइम्स, इट इज 9 टाइम्स, ठीक है। वेट, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। रिवर्सल क्वेश्चन में याद रखना, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है वी कैन कैलकुलेट व्हाट सीओजीएस, ठीक है। तो सीओजीएस कैसे मिलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जो बचेगा दैट विल बी व्हाट सीओजीएस, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर का, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अभी एवरेज के लिए ओपनिंग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तुम्हारे पास रेशियो अवेलेबल है, सीओजीएस अवेलेबल है, व्हाट इज मिसिंग इज स्टॉक, ठीक है। तो क्या हमें करंट एसेट में से स्टॉक भी मिल जाएगा, यस, ठीक है। चलो तो हमें देखो क्या क्या मिल गया, लायबिलिटी साइड रेडी हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल मिल गया, और हमें इन्वेंट्री मिल गया, ठीक है। ओके, देन एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज एसिड टेस्ट रेशियो फॉर्मूला, क्विक एसेट्स अपॉन अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्या हमारे पास जो है करंट लायबिलिटीज का अमाउंट है, ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स, ठीक है। मुझे बताओ क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या होएगा, ये क्वेश्चन, कैश एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, यू विल बी हैविंग टोटल क्विक एसेट्स, ठीक है। उसमें से भी तुम्हारे पास डेटर्स अवेलेबल है, बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश, एक बार कैश मिल गया तो टोटल ऑफ द करंट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तुम्हारे पास टोटल है, करंट एसेट है, बैलेंसिंग फिगर विल बी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करो, चलो चलो जल्दी करना, लास्ट क्वेश्चन है ये। मुझे बताओ पहले बैलेंस शीट यही फॉर्मेट में बनाओगे, नहीं, हाँ, पहले लायबिलिटी फिर एसेट, और हमारा बैलेंस शीट में हमेशा 2 अमाउंट का कॉलम रहेगा, हाँ, ठीक है ना, हमारा ऑर्डर ना, दैट यू कैन राइट कॉमन स्टॉक इनसाइड द आइटम्स, मतलब जो भी इनसाइड आइटम्स है उसको वही रखेंगे, बट द प्रेजेंटेशन विल बी एज पर आवर रिक्वायरमेंट
मतलब देखो यहाँ पे ये लोग ने क्वेश्चन में प्रोप्राइटर्स फंड यूज किया है कि नेटवर्थ यूज किया है, नेटवर्थ, सो वी विल राइट नेटवर्थ हियर। तो हम लायबिलिटी में पहले लिखेंगे नेटवर्थ। अभी उसके अंदर क्या आएगा, कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक का वैल्यू दिया है 1 लाख। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का वैल्यू कितना है, वो भी 1 लाख है। सो दिस विल गिव अ टोटल ऑफ हाउ मच, 2 lakhs। पहले क्वेश्चन छाप देने का जैसा दिया रहेगा वैसा, ठीक है। अभी इसमें बैलेंस शीट दिया है, लास्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया था। वी हैड टू थिंक अबाउट द आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। चलो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट भी दिया हुआ है। उसके बाद में आएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है इसमें नोट्स एंड पेबल्स। एक ही आइटम है तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 1 लाख। देन वी विल हैव असेट साइड पे वी विल हैव फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में एक आइटम है दैट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट। Value is not available, we will have to calculate the value. Then we are having current assets. अभी इसके आगे तुम लोग याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर कलेक्शन पीरियड दिया है मींस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट डेटर्स। अगर क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है मींस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्टॉक, ठीक है। चलो तो भाई करंट एसेट्स के अंदर first we are having cash, accounts receivable and inventory. चलो इसको फिल करके दो। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी ये वाला भी 5 मार्क्स। हाँ इसके लिए तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी 10 मार्क वाले भी क्वेश्चन आएंगे बाद में। हाँ 10 वाला भी आएगा। दस मार्क वाला क्वेश्चन आइडियली 1.5 घंटे में कर देने का उसको बताऊं 1.5 hours। एसएम में हाँ लिखना है ना उसमें, इसके सोचना भी है। और वो भी वो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज लिखना है उसमें, वो दूसरा प्रॉब्लम होता है। एफएम आता रहेगा ना तो ये फटाफट होता है। सॉल्विंग इज वेरी फास्ट इन एफएम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस अगेन आई एम टेलिंग, वरना तो फिर तुमको लगेगा पेपर खत्म ही नहीं होएगा। हाँ इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें तो कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा अभी जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट कैपिटल बजटिंग में आएंगे। तो कैपिटल बजटिंग इज लाइक फाइनल अकाउंट्स, तो एक क्वेश्चन 1 घंटा भी लग सकता है, वैसा वाला वो चैप्टर है। हाँ वो भी कंपलसरी है, 5 to 10 मार्क्स।
जो 2 क्वेश्चन हमने किए थोड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं अभी। हाँ, अभी ऐसा जितना और सॉल्व करेंगे उतना और कंफर्ट आते जाएगा। इसमें सोचना बहुत पड़ता है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने अभी यही क्वेश्चन पूछ रहे हो लोग। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बंद कर दिया वो लोग ने एकदम ही। हाँ, सेल्स 10 लाख है। लॉन्ग टर्म डेट 1 लाख आया रहेगा पहले तुम लोग को। तो टोटल लायबिलिटीज मिल गया है। टोटल एसेट्स विल 4 lakhs। कहाँ तक मिला काव्या? लॉन्ग टर्म डेट मिल गया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म डेट को डालने का तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड में 4 lakhs हो जाएगा। वॉट एवर इज द टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। फिर थर्ड वर्किंग नोट में लिखना है तुमको टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, which is sales upon total assets. Second working note is statement that is total liability is equal to total asset is equal to 4 lakhs. हाँ ठीक है, मतलब होना चाहिए कि तुमने लिखा है वो। हाँ हाँ, so what is total asset turnover ratio 2.5. Sales upon total asset 4 lakhs. So sales will be 4 lakhs into 2.5, which is 10 lakhs. चलो, अभी इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है, पहले सीओजीएस कैलकुलेट करना है तो सीओजीएस कैलकुलेट करके रख दो, या फिर इसमें से पहले तुमको डेटर्स निकालना है तो पहले डेटर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, लेकिन सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। हाँ ठीक है, चलो अभी हम लोग यहाँ पे पहले डेटर्स निकाल लेंगे, बिकॉज वी आर गिवन एवरेज कलेक्शन पीरियड। So average collection period will be debtors upon sales into 360. Average collection period 18 days का है। डेटर्स अपने पास नहीं है। सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किया 10 lakhs। चलो 360 हमने फेंका है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो डेटर्स विल बी 10 lakhs into 18 by 360. What is the amount of debtors we are getting? 50,000. चलो ये 50,000 इधर डाल देना। COGS is equal to sales minus gross profit ratio. सेल्स का अमाउंट है 10 lakhs. What is the GP ratio given in the question? 10%. तो COGS आ जाएगा 9 lakhs.
द COGS विल हेल्प यू टू कैलकुलेट व्हाट यू नो स्टॉक, ठीक है। तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज करना है यहाँ पे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज COGS अपॉन व्हाट इन अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज पॉसिबल नहीं है तो खाली स्टॉक लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज दिस रेशियो? दिस इज 9 टाइम्स एंड COGS इज 9 lakhs अपॉन व्हाट इन अपॉन स्टॉक। तो इससे स्टॉक मिल जाएगा। तो स्टॉक इज 9 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट यू नो बाय 9। तो स्टॉक वैल्यू इज हाउ मच? इट इज 1 lakh, ठीक है। जो जो मिलते जाएगा बैलेंस शीट में डालते जाओ, क्योंकि बहुत सारा चीज है ना बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर रहता है, ठीक है। तो उससे तुमको समझेगा कि नेक्स्ट ये इंफॉर्मेशन यूज करना है वो। चलो अभी क्या यूज करेंगे? एसिड टेस्ट रेशियो। हाँ, acid test ratio. So what is acid test ratio formula? It is quick assets upon what in upon current liabilities. और ये रेशियो दिया हुआ है 1/1। अभी इसमें हमारे पास करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है। सो यहाँ पे आ जाएगा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज का अमाउंट इज 1 lakh। करंट एसेट नहीं 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 वो नहीं, उतना नहीं। हाँ, बैलेंसिंग फिगर्स जो है वो। हाँ, सो क्विक एसेट्स विल बी इक्वल टू चलो क्विक एसेट्स के अंदर क्या आता है मेरे को बताओ। क्विक एसेट्स में ये वाले क्वेश्चन में आएगा कैश और डेटर्स, ठीक है। तो कैश और डेटर्स में से डेटर्स का अमाउंट अवेलेबल है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? कैश। तो यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे कैश इज इक्वल टू क्विक एसेट्स माइनस डेटर्स। सो 1 lakh minus 50,000. So cash will be 50,000। बे लास्ट वर्किंग आएगा। अच्छा अभी तुम्हारे पास कैश आ गया, मतलब करंट एसेट्स का टोटल हो गया रहेगा। सो करंट एसेट का टोटल इज हाउ मच? 2 lakhs। सो रिमेनिंग 2 lakhs विल बी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। So 4 lakhs minus 2 lakhs. So this is equal to how much? 2 lakhs. अच्छा तो बैलेंस शीट रेडी हो गया रहेगा भैया, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? हाँ, तो बहुत सारे वर्किंग नोट्स आते जाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे वर्किंग नोट्स होते हैं और कुछ नहीं है। चलो रिवाइज करके आना प्लीज।